कल्पना कीजिए, जरा सोचकर देखिए कि किसी देश के एक बहुत ही बड़े सरकारी विभाग से कोई आदेश जारी होता है। अच्छा। हाँ, और किसी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी पर करोड़ों रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है। जो कि आमतौर पर होता है। बिल्कुल। आदेश की कॉपी में हर एक कानूनी धारा का बहुत ही बारीकी से जिक्र किया गया है, लेकिन और यहीं पर बात थोड़ी अजीब हो जाती है। उस पूरे दस्तावेज के अंत में किसी सचिव, किसी आईएएस अधिकारी या मतलब किसी भी इंसान के हस्ताक्षर नहीं है। अरे बाप रे। हाँ, उसकी जगह पर सिर्फ एक कंप्यूटर कोड का एक्सेस टोकन या एक डिजिटल हैश छपा हुआ है। मतलब सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म का डरावना दृश्य लगता है ना? एकदम ऐसा लगता है जैसे मशीनें सच में हम पर राज कर रही हैं। बिल्कुल। लेकिन आज हम इस गहन चर्चा में जिस हकीकत पर बात करने वाले हैं वो इस हॉलीवुड वाली कल्पना के बहुत ही करीब आ चुकी है। और मैं बता दूं कि यह सच में एक ऐसा दृश्य है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। मतलब ये केवल भविष्य की कोई धुंधली तस्वीर नहीं है। दुनिया के कई हिस्सों में तो इसकी नींव बाकायदा रखी जा चुकी है। सही कहा आपने। अगर हम थोड़ा वैश्विक स्तर पर देखें तो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अब सिर्फ एक टूल या क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर की तरह नहीं देखा जा रहा है। बिल्कुल नहीं। उससे तो बाकायदा एक अधिकारी या मंत्री का दर्जा दिया जा रहा है। मतलब अल्बानिया का उदाहरण ही ले लीजिए। हाँ, अल्बानिया वाला मामला बहुत दिलचस्प था, है ना? वहां के प्रधानमंत्री एदी रामा ने हाल ही में दिएला नाम के एक वर्चुअल एआई को आधिकारिक तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की राज्य मंत्री नियुक्त कर दिया है। और इस कदम ने तो पूरी दुनिया का ध्यान खींचा था। लेकिन इसमें एक और पहलू है जो और भी ज्यादा हैरान करता है। अच्छा, वो क्या? अल्बानिया की सरकार ने सिर्फ एक एआई मंत्री नहीं बनाया, उन्होंने बाकायदा 83 अभी जन्म न लेने वाले रोबोट बच्चों को भी अतिरिक्त मंत्री का दर्जा दे दिया है। एक मिनट, जन्म ना लेने वाले रोबोट बच्चे, ये शब्द ही अपने आप में बहुत अजीब है। हाँ, सुनने में अजीब लगता है। तकनीकी भाषा में इसका मतलब सिर्फ ये है कि उन्होंने सरकारी ढांचे में ऐसे एल्गोरिदम या एआई मॉडल्स के लिए पहले से ही पद और शक्तियां आरक्षित कर दी हैं जिन्हें भविष्य में विकसित किया जाएगा। अच्छा, मतलब सीटें पहले से बुक कर ली हैं। बिल्कुल, ये एक तरह से सरकार के भीतर मशीनों के लिए जगह खाली छोड़ने जैसा है। ये तो सच में दिमाग घुमा देने वाला है। और ये कोई इकलौता उदाहरण नहीं है। सऊदी अरब ने सोफिया नाम के एक ह्यूमनॉइड रोबोट को अपने देश की नागरिकता देकर सबको चौंका दिया था। हाँ, वो भी काफी चर्चा में रहा था। और इसके बाद पोलैंड की एक बेवरेज कंपनी ने तो मीका नाम के रोबोट को अपना सीईओ ही बना दिया। मतलब कंपनी चलाने की जिम्मेदारी सीधे मशीन को। बिल्कुल। कंपनी के भविष्य के फैसले लेने की सबसे बड़ी कुर्सी एक मशीन को सौंप दी गई। ठीक है, चलिए इस पर खुलकर चर्चा करते हैं। अल्बानिया या पोलैंड का उदाहरण सुनकर किसी को भी लग सकता है कि ये सब तो बहुत दूर हो रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि ये बदलाव हमारे अपने घर यानी भारत के सरकारी और कॉरपोरेट ढांचों के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि आज के हमारे स्रोत भारतीय डेटा रेगुलेशन और एआई गवर्नेंस के एक बहुत ही विवादास्पद प्रस्ताव पर आधारित है। हाँ, हम यहाँ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या भारत को भी अपने भारी भरकम सरकारी खर्च को कम करने के लिए इंसानों की जगह बड़े पैमाने पर एआई एजेंट्स को नियुक्त करना चाहिए। और ये प्रस्ताव सिर्फ किसी तकनीकी फोरम की गपशप नहीं है। मतलब हमारे स्रोतों में साफ तौर पर यह सुझाव दिया गया है कि भारत के प्रधानमंत्री को सरकारी खर्च कम करने के लिए इस एआई मॉडल पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। बिल्कुल। मतलब प्रशासन में इंसानों की जगह मशीनों को बैठाकर सरकारी खजाने को बचाया जाए। और इस पूरे मामले में सबसे बड़ा संकेत हमारे अपने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसे हम आमतौर पर माइटी कहते हैं, वहां से आ रहा है। माइटी। हाँ, स्रोत इशारा करते हैं कि मंत्रालय का एक हिस्सा शायद इस प्रस्ताव के पक्ष में हो सकता है। हाँ, मैंने भी पढ़ा था। और इसी मंत्रालय के एक कार्यकारी अधिकारी ने कंपनियों को एक बहुत ही अनोखा सुझाव दिया है। वो डीपीओ वाला सुझाव। बिल्कुल। उन्होंने कहा है कि कंपनियों को नए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट यानी डीपीडीपीए के नियमों का पालन करने के लिए एक एंटरप्राइज एआई को अपना डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर या डीपीओ नियुक्त करना चाहिए। अब इस बात को थोड़ा गहराई से समझना जरूरी है। मतलब एक डीपीओ का काम असल में होता क्या है? हाँ, बताइए। उसका काम ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी कंपनी लोगों के निजी डेटा का सही से इस्तेमाल करे, उसे सुरक्षित रखे और किसी भी नियम का उल्लंघन ना करे।
और कुछ साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ भी इस बात से सहमत नजर आते हैं कि एआई ये काम काफी अच्छे से कर सकता है। लेकिन यहीं पर मुझे थोड़ी उलझन होती है। देखिए, एक डीपीओ सिर्फ एक चेकलिस्ट पर टिक लगाने वाला कोई क्लर्क तो नहीं होता है। बिल्कुल नहीं। उसे कई बार बहुत ही संवेदनशील और जटिल फैसले लेने होते हैं, जहां कानून की बारीकियों के साथ साथ कंपनी के काम करने के तरीके को भी समझना पड़ता है। हाँ, मानवीय संदर्भ समझना पड़ता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी क्रिकेट मैच में अंपायर की जगह एक ऐसे रोबोट को खड़ा कर देना जो नियम तो पूरे जानता है लेकिन खेल की भावना नहीं समझता। बहुत अच्छी उपमा है ये। है ना? रोबोट तुरंत बता देगा कि गेंद लाइन से बाहर है, लेकिन क्या वो उस दबाव या उस परिस्थिति का आकलन कर सकता है जो एक इंसानी अंपायर कर सकता है? क्या कोई मशीन सच में एक डेटा सुरक्षा अधिकारी की तरह जटिल कानूनी फैसले ले सकती है? मैं सहमत हूं। तकनीक को एक सहायक उपकरण या टूल के रूप में इस्तेमाल करना एक बात है, लेकिन उसे अधिकारी का दर्जा दे देना बिल्कुल अलग बात है। हाँ। जब आप एक एआई को डीपीओ बनाते हैं तो उसे सिर्फ डेटा का विश्लेषण करने का काम नहीं दिया जा रहा। तो फिर क्या दिया जा रहा है? उसे ये तय करने की शक्ति दी जा रही है कि क्या सही है और क्या गलत है। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि मामला सिर्फ प्राइवेट कंपनियों के भीतर के डीपीओ तक सीमित नहीं है। बिल्कुल, यह सरकारी ढांचे तक जा रहा है। हाँ, हमारे स्रोत डीपीडीपीए नियमों की 7वीं अनुसूची के नियम 23 का विशेष रूप से हवाला देते हैं। अगर मैं सही समझ रही हूं तो इस नियम के तहत सरकार को माइटी में एक केंद्र सरकार के अधिकारी को प्रभावी सचिव नियुक्त करना होता है। हाँ, और ये इस पूरी चर्चा का केंद्र बिंदु है। इस प्रभावी सचिव के कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उसका मुख्य काम ये आकलन करना है कि किसी डेटा फिड्यूशरी को सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी या एसडीएफ घोषित किया जाए या नहीं। सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी या एसडीएफ, अगर कोई इसे साधारण शब्दों में समझना चाहे तो इसका मतलब कोई ऐसी संस्था या कंपनी है जो बहुत बड़े पैमाने पर लोगों का डेटा इकट्ठा कर रही है। बिल्कुल। जिसके पास इतना सारा डेटा है कि अगर वो लीक हो जाए या मान लीजिए उसका गलत इस्तेमाल हो जाए तो देश की सुरक्षा या करोड़ों नागरिकों की निजता पर बड़ा असर पड़ सकता है। क्या मेरी ये परिभाषा सही है? हाँ, ये परिभाषा तकनीकी रूप से बिल्कुल सटीक है। जब किसी कंपनी को एसडीएफ घोषित कर दिया जाता है तो उस पर बहुत ही कड़े नियम लागू हो जाते हैं। अच्छा, जैसे उसे समय समय पर ऑडिट करवाने पड़ते हैं, सुरक्षा के अतिरिक्त उपाय करने पड़ते हैं और सरकार को हर बात का जवाब देना पड़ता है। इसलिए ये तय करना कि कौन सी कंपनी एसडीएफ है और कौन सी नहीं, एक बहुत ही संवेदनशील और शक्तिशाली सरकारी फैसला है। और यहीं पर हमारे स्रोतों का वो सबसे क्रांतिकारी और सच कहूं तो चौंकाने वाला सुझाव सामने आता है। एक अनाम कॉर्पोरेट अधिकारी ने यह सुझाव दिया है कि माइटी को इस एसडीएफ घोषित करने वाले काम के लिए किसी आईएएस या इंसानी अधिकारी के बजाय एक एआई को अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त करना चाहिए। मतलब एक एआई अतिरिक्त सचिव। और ये बात यहीं खत्म नहीं होती। प्रस्ताव के अनुसार ये एआई सचिव कोई साधारण चैटबॉट नहीं होगा जो सिर्फ आपके सवालों के जवाब दे दे। तो फिर ये क्या होगा? ये एक एजेंटिक एआई होगा। अब ये एजेंटिक एआई क्या भला है? मतलब आमतौर पर लोग जिस एआई का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कुछ लिखने के लिए या इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए, उससे ये एजेंटिक एआई कैसे अलग है? इसे ऐसे समझा जा सकता है। साधारण एआई एक निष्क्रिय प्रणाली है। वो एक लाइब्रेरी की किताब की तरह है। जब तक कोई सवाल नहीं पूछेगा वो कुछ नहीं कहेगा। ठीक है। लेकिन एजेंटिक एआई स्वायत्त होता है, ऑटोनॉमस। इसे हम उस लाइब्रेरियन की तरह मान सकते हैं जो खुद तय करता है कि कौन सी किताब फटी है, किसे मरम्मत की जरूरत है और बिना किसी के कहे वो काम कर डालता है। अरे बाप रे! तो अगर हम इस एजेंटिक एआई को सरकारी सचिव बना दें तो ये काम कैसे करेगा? मतलब इसका मैकेनिज्म क्या होगा? इस प्रस्ताव के मुताबिक ये एआई सचिव एक कंपनी के नेटवर्क और डेटाबेस में खुद लॉगिन करेगा। खुद ब खुद? हाँ, ये कंपनी द्वारा इकट्ठा किए गए व्यक्तिगत डेटा के वॉल्यूम को स्कैन करेगा, वहां मौजूद सुरक्षा जोखिमों का तकनीकी विश्लेषण करेगा और बिना किसी इंसानी मदद के डेटा के पैटर्न को समझेगा। ये सब कुछ मिली सेकेंड्स में होगा और फिर ये खुद अपनी समझ के आधार पर घोषित करेगा कि वो संस्था एसडीएफ है या नहीं। ये तो बहुत ही डरावनी स्थिति लगती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक सरकारी कंप्यूटर कोड, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम किसी भी प्राइवेट कंपनी के सर्वर में घुस जाएगा। बिल्कुल।
वो वहां के सारे संवेदनशील डेटा को खंगालेगा, अपनी गणनाएं करेगा और अपना फैसला सुनाएगा। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो बात सिर्फ डेटा खंगालने तक ही सीमित नहीं है, अच्छा, क्योंकि ये आकलन आधिकारिक तौर पर भारत सरकार के एक अतिरिक्त सचिव द्वारा किया गया माना जाएगा, इसलिए इसकी कानूनी अहमियत बहुत बड़ी होगी। भविष्य में अगर वो कंपनी इस फैसले के खिलाफ न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाती है तो इस एआई का फैसला अदालत पर भी बाध्यकारी होगा। मुझे यहाँ 1 मिनट के लिए रुकना होगा। क्या ये निजता का, प्राइवेसी का एक बहुत बड़ा उल्लंघन नहीं है? ये एक बहुत बड़ी बहस का मुद्दा है। मतलब एक मशीन किसी भी कंपनी के नेटवर्क में घुसकर ऑडिट कर रही है, वो भी बिना किसी इंसानी निगरानी के, और उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट तक में मान्य होगा। इस प्रस्ताव के पीछे का तर्क सिर्फ ये दिया जा रहा है कि मशीनें बहुत तेजी से काम करती हैं। जिस डेटा को एनालाइज करने में इंसानों को महीनों लग जाएंगे, एआई उसे कुछ सेकंड में कर लेगा। हाँ, तेजी तो है, लेकिन मशीनें कैसे काम करती हैं ये समझना भी तो जरूरी है। मतलब मशीन लर्निंग में अक्सर एक ब्लैक बॉक्स की समस्या आती है। हाँ बिल्कुल, हमें इनपुट पता है, हमें आउटपुट पता है, लेकिन बीच में उस मशीन ने क्या गुणा गणित लगाया, किस पैटर्न को देखकर फैसला लिया, ये कई बार उसे बनाने वाले कोडर को भी नहीं पता होता। ये तो है। तो अगर कल को कोई कंपनी पूछे कि भाई हमें एसडीएफ क्यों घोषित किया गया है, तो सरकार क्या जवाब देगी कि हमारे ब्लैक बॉक्स ने ऐसा कहा है? ये एक बहुत ही गंभीर चुनौती है। देखिए, जवाबदेही और पारदर्शिता हमारे कानून के मूल स्तंभ हैं। बिल्कुल। जब फैसले एक बंद एल्गोरिदम के भीतर लिए जाते हैं तो उन स्तंभों पर सीधे चोट पहुंचती है। और यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हमारे स्रोतों में इस सिस्टम को ऑटोमेट करने का एक और विकल्प भी दिया गया है, जो मुझे लगता है कि इस एआई सचिव वाले आइडिया से भी ज्यादा हैरान करने वाला है। अगर माइटी सीधे किसी एआई सचिव को नियुक्त नहीं करता है तो एक जियो अनुपालन प्रबंधन प्रणाली का जिक्र किया गया है। हाँ, ये दूसरा विकल्प तो पूरी अनुपालन यानी कंप्लायंस प्रक्रिया को ही बदल देने की बात करता है। तो अगर माइटी इस जियो अनुपालन प्रबंधन प्रणाली को एक स्वीकृत डीपीडीपीए अनुपालन प्रणाली के रूप में समर्थन दे देता है तो इसका जमीनी असर क्या होगा? अगर ऐसा होता है तो कंपनियों को मैनुअल तरीके से रिपोर्ट जमा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा। हाँ, इस सिस्टम को इस तरह कॉन्फ़िगर किया जाएगा कि शुरुआत में ही ये एक एपीआई के जरिए सीधे माइटी को किसी संस्था के एसडीएफ स्टेटस की रिपोर्ट भेज दे। मतलब कंपनी के सर्वर और सरकार के सर्वर के बीच एक सीधा डिजिटल पाइपलाइन बन जाएगा। बिल्कुल। और ये पाइपलाइन सिर्फ एक बार काम नहीं करेगा। इसके बाद ये सिस्टम समय समय पर एक निरंतर प्रक्रिया के तहत डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड या माइटी को कंपनी के ऑपरेशंस की रिपोर्ट देता रहेगा। अरे बाप रे, इसे तो हम पूरी तरह से मशीन टू मशीन संवाद कह सकते हैं। सरकार का सर्वर कंपनी के सर्वर से सीधे बात कर रहा है और ऑडिट रिपोर्ट तैयार कर रहा है। हाँ, बीच में कोई इंसान नहीं है। यहाँ इंसानों की तो कोई जरूरत ही नहीं बची। दक्षता के नजरिए से देखें तो ये बहुत तेज है, लेकिन अगर हम इसे निगरानी के, सर्विलांस के नजरिए से देखें तो ये हर पल, हर सेकंड डेटा पर नजर रखने जैसा है। और शायद यही इस तकनीक का सबसे चिंताजनक पहलू है। जब मशीनें ही ऑडिट कर रही हैं और मशीनें ही रिपोर्ट जमा कर रही हैं तो इस पूरी प्रक्रिया से इंसानी संदर्भ पूरी तरह गायब हो जाता है। हाँ, और यहीं से वो डरावनी तस्वीर उभरती है जिसका जिक्र स्रोत में किया गया है। स्रोत में एक बहुत ही चौंकाने वाला दावा है। यदि ये प्रोजेक्ट, ये एआई अनुपालन का ढांचा सफल हो जाता है तो भविष्य में सभी सरकारी विभाग अपने कम से कम 50% सचिवों को एआई से बदल सकते हैं। आधा सरकारी महकमा मशीनों के हवाले। और सिर्फ सचिव ही नहीं है, उसी दावे में यह भी कहा गया है कि बाकी बचे हुए 75% निचले कर्मचारियों की जगह अल्बानियाई पहल की तरह एआई बच्चे ले सकते हैं। ये तो कल्पना करने में भी अजीब लगता है। कोई भी सोच सकता है कि एक ऐसा सरकारी दफ्तर कैसा दिखेगा जहां इंसान है ही नहीं। बिल्कुल सन्नाटा। हाँ, मंत्री से लेके क्लर्क तक कोई नहीं, बस कुछ ठंडे चमकते हुए सर्वर रूम है जो पूरे देश की डेटा सुरक्षा, नीतियों और जुर्मानों के फैसले ले रहे हैं। ये एक ऐसा भविष्य है जो बहुतों को असहज कर सकता है और यही कारण है कि इस प्रस्ताव को लेकर कड़ा विरोध भी शुरू हो गया है। हमारे स्रोतों में इस योजना के खिलाफ उठे एक बहुत मजबूत ब्रेक का भी विस्तार से जिक्र है। हाँ, वो नावी और navi.org का कड़ा विरोध। हमारे स्रोत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि navi.org इस पूरे प्रस्ताव को बिल्कुल भी वांछनीय नहीं मानता। वे इसके सख्त खिलाफ खड़े हैं। और उनका ये विरोध केवल हवा हवाई नहीं है,
उन्होंने बाकायदा DGPSC AI फ्रेमवर्क का हवाला देते हुए इस समस्या का एक तकनीकी और ढांचागत समाधान भी पेश किया है। मैं इस DGPSI AI फ्रेमवर्क के बारे में थोड़ा और जानना चाह रही थी। आसान भाषा में ये क्या है? DGPSC का मतलब है डेटा गवर्नेंस एंड प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया। आसान भाषा में समझें तो ये एक तरह की रूल बुक है जो बताती है कि भारत में डेटा को कैसे सुरक्षित रखा जाए और उसका प्रबंधन कैसे किया जाए। नावी ने इस फ्रेमवर्क के तहत ये कड़ा सुझाव दिया है कि हर AI एप्लीकेशन के लिए, चाहे वो कितना भी स्वायत्त या स्मार्ट क्यों ना हो, एक निर्दिष्ट ह्यूमन हैंडलर होना ही चाहिए। एक ह्यूमन हैंडलर मतलब एक ऐसा इंसान जो उस AI की लगाम अपने हाथ में रखे, बिल्कुल, जो AI की हर गतिविधि और उसके द्वारा लिए गए हर फैसले के पीछे खड़ा हो। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है और वो सवाल है जवाबदेही का, जो कि किसी भी कानूनी ढांचे की रीढ़ होती है। अगर कोई इंसानी अधिकारी गलत फैसला लेता है, भ्रष्टाचार करता है या मान लीजिए लापरवाही बरतता है, तो उसे निलंबित किया जा सकता है, उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है, उसे अदालत में पेश किया जा सकता है। लेकिन अगर एक AI अतिरिक्त सचिव किसी कंपनी के डेटा का गलत आकलन कर ले, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? यही वो जगह है जहां कानून पूरी तरह से फंस जाता है। क्या किसी मशीन को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा सकता है? नहीं। क्या किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को जेल भेजा जा सकता है? बिना किसी ह्यूमन हैंडलर के ये पूरी प्रणाली ताश के पत्तों की तरह ढह सकती है। हाँ। क्योंकि गलती होने पर सजा भुगतने के लिए कोई इंसान मौजूद ही नहीं होगा। ये सच में बहुत पेचीदा है और इस पूरी गंभीर रिपोर्ट के बीच मुझे एक बात ने बहुत हंसाया भी। वो क्या? स्रोत में उस अनाम कॉर्पोरेट अधिकारी को लेकर एक बहुत ही व्यंग्यात्मक टिप्पणी की गई है। हाँ, वो हिस्सा इस पूरी चर्चा में एक हल्का लेकिन बहुत तीखा व्यंग्य जोड़ता है। Navi.org ने ये स्पष्ट किया कि फ्री स्पीच और प्रेस की स्वतंत्रता के सिद्धांतों का सम्मान करते हुए उन्होंने इस कॉर्पोरेट अधिकारी के प्रस्ताव को छापा जरूर है, लेकिन उस अधिकारी की पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी है। और पहचान गुप्त रखने के साथ साथ उन्होंने जो तंज कसा है वो गजब का है। बिल्कुल। उन्होंने लिखा है कि वे इस बात पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे कि ये सुझाव देने वाला कॉर्पोरेट अधिकारी कोई असली इंसान है, कोई साइबर रोग है, सोफिया या मिका जैसा कोई रोबोट है, या फिर अल्बानिया की दियाला जैसा कोई चैटबॉट है। करने के लिए यह तरकीब निकाली है। ये हमारी उस सामूहिक बेचैनी को दर्शाता है जो हम तकनीक की इतनी तेजी से प्रशासन में घुसपैठ करने को लेकर महसूस कर रहे हैं। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? अगर हम इस पूरी गहन चर्चा का सार निकालें तो तस्वीर बहुत साफ नजर आती है। प्रशासन और तकनीक एक ऐसे ऐतिहासिक दौराहे पर खड़े हैं जहां एक तरफ सरकारी दक्षता और तेज रफ्तार काम का लालच है और दूसरी तरफ मानवीय जवाबदेही और कानूनी पारदर्शिता की बुनियादी जरूरत। हाँ, बिल्कुल। ये दोनों चीजें आपस में पूरी ताकत से टकरा रही हैं। और मैं कहूंगा कि इसका असर किसी दूर के भविष्य में नहीं, बल्कि बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। आज के समय में हर कोई जो इंटरनेट का इस्तेमाल करता है, डिजिटल दुनिया में अपना डेटा साझा करता है, उसके लिए ये समझना बेहद जरूरी है। भविष्य में डेटा अनुपालन, कानूनी नोटिस और कंपनियों के ऑडिट का काम इंसानों के बजाय मशीनों के बीच होने लगेगा। मशीन टू मशीन संवाद ही प्रशासन का नया तरीका बन सकता है। मतलब कोई भी अधिकारी आपकी फाइल नहीं पढ़ेगा, बल्कि एक सर्वर दूसरे सर्वर को पिंग करेगा और फैसला हो जाएगा। और यही कारण है कि ये समझना इतना जरूरी है। ये सिर्फ सरकार और बड़ी कंपनियों के बीच का मामला नहीं है। ये इस बात की नींव रख रहा है कि डिजिटल युग में न्याय और प्रशासन आखिर कैसे काम करेंगे। हाँ, तो इस गहरी चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार जो हमारे स्रोतों से सीधे तौर पर तो नहीं निकलता, लेकिन आज की बातचीत का एक स्वाभाविक और शायद सबसे डरावना निष्कर्ष है। कल्पना कीजिए, अगर वो AI सचिव अपने किसी छिपे हुए एल्गोरिदम, उसी ब्लैक बॉक्स के आधार पर किसी कंपनी को दोषी ठहराते हुए करोड़ों रुपए का जुर्माना लगा देता है। ठीक है। वह कंपनी उस फैसले के खिलाफ अदालत पहुंचती है, तो क्या हम किसी अदालत के कटघरे में कंप्यूटर कोड को खड़ा करके उससे जिरा कर पाएंगे? क्या कोई वकील किसी सॉफ्टवेयर से ये पूछ पाएगा कि तुम्हारी इस फैसले के पीछे की मंशा क्या थी? ये तो बहुत ही मुश्किल सवाल है। और अगर अदालत में ये साबित हो जाए कि मशीन ने भारी गलती की है, तो उस गलती के लिए जेल कौन जाएगा? क्या वो बेजान मशीन? क्या उसे बनाने वाला वो कोडर
जिसने शायद सालों पहले किसी दूसरे देश में बैठकर वो कोड लिखा था, या फिर वो सरकार जिसने उस मशीन को सचिव की कुर्सी और वो असीमित ताकत सौंपी थी। जब तकनीक और कानून के बीच की रेखा इस हद तक धुंधली हो जाए तो न्याय का चेहरा कैसा दिखेगा? इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है।